सभी साथियों। पहले तो सबसे पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि पिछले 6 से 7 दिन हो गए हम लोगों ने किसी भी विषय पे चर्चा ना कर पाए, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्यों ना कर पाए इसका भी मैं आपको रीज़न बता दूँ, कारण की क्या वजह ऐसी आ गई थी। मुझे अपने पढ़ाई संबंधित कुछ विशेष कार्यों के लिए अपने स्थान से कि अपने जहाँ रह रहे यहाँ से हमको कहीं दूर जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जिला में वहाँ पे मेरा काम था, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो मैं सोच रहा था कि वहाँ से जल्द लौट आएंगे तो जल्दी से अपना काम कर लेंगे। हालांकि मुझे वहाँ टाइम लगने लगा, तो फिर मैंने वहाँ के बात भी करी। मैंने 2-3 टीचरों से, वहाँ पे 2-3 स्कूल के टीचर से मैंने बात की थी कि मुझको एक रूम दे दिया जाए, मुझे एक क्लास का परमिशन मिल जाए, तो मैं वहाँ पे भी आपको वीडियोस बना के हम लोग चर्चा करके कर सकते थे। लेकिन कोरोना जैसी महामारी अत्यधिक फैलने की वजह से वहाँ पे भी लोगों ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। हालांकि हमको उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम एकदम निश्चिंत हैं और अब हमें कोई कार्य नहीं है। तो अब आपको रोजाना एक वीडियो किसी न किसी विषय पे अपलोड कर दी जाएगी, आपको जरूर दी जाएगी। और दूसरी चीज आपको बता दें कि इन सब के साथ अब आज हम लोग किस विषय पे चर्चा करेंगे, तो आज हम लोग बता दें जो हमें 5 कि जो जिस विषय पे हम लोगों को करना था आज से 7 दिन पहले, आज हम लोग उसी विषय पे करेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सिविक्स का, सिविक्स 12th की नागरिक शास्त्र का, नागरिक शास्त्र लेसन 1। मतलब कि आज जो नागरिक शास्त्र लेसन 1 है उसका अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। साथियों देखिए, एक चीज तो बता दी, कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ यदि आपको एक तरह से अपने देश के बारे में जानने और समझना है तो ये उसके अनुसार भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर विश्व का क्या कनेक्शन है, भारत का विश्व के साथ क्या वो है, कैसा तालमेल बैठता है या बैठता था, शीत युद्ध में क्या है, आखिर शीत युद्ध होता क्या है, शीत युद्ध का मतलब क्या, इन सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे। और दूसरी चीज बता दें कि यदि आप अन्य जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पे राजनीति विज्ञान है, तो वहाँ पर उसमें आपके सिलेबस में एक और चीज होता है जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, और कि अंतर्राष्ट्रीय के बारे में आपको बताना पड़ता है। तो उसके अनुसार भी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे देखिए। इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आज हम लोग ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे लेकिन कुछ पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे। इतना बता दें कि हम आज जिस टॉपिक को आज हम खोलेंगे उससे फिर आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूट सकता है, आपको कहीं और जब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कक्षा 12 की दृष्टि से मैं आज सब कुछ नोट करा दूंगा इस अध्याय का, इस इम्पोर्टेंट चीज का। तो आइए चलिए हम लोग समय को ज़्यादा न बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने समय बहुत बर्बाद कर लिया पिछले 7 दिनों से, तो हम ज़्यादा वो न करके। तो सबसे पहली चीज़ तो शीत युद्ध का दौर है, हमें इसे पढ़ना है। तो पहले हम लोग ये परिचित हो जाए कि आखिर शीत युद्ध है क्या। इंग्लिश में बोले तो इसको कहा जाता है कोल्ड वार इरा। शीत युद्ध के दौर का इसका कहने का मतलब है शीत युद्ध एक ऐसा का विभाजन किया गया काल, इतिहास के दृष्टि से, कि समकालीन विश्व के अनुसार। तो ये शीत दौर कि जमाना, शीत युद्ध का जमाना, दौर, इरा, तो उस तरह से। और दूसरी चीज हम बात आपको बता दें कि शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, हालांकि जो मैंने किताबों में देखा और कई किताबों में खोलने पढ़ने समझने के बाद हमें पता चला कि शीत युद्ध शब्द का सबसे पहला उपयोग जिन्होंने किया उनका नाम जो है जॉर्ज ऑरवेल था। लेकिन अन्य कक्षा 12 की मैंने 2 से 3 स्टेट बुक्स की किताबें देखी, उसमें जो है हमें शीत युद्ध शब्द का जो मिला उसको जो है बर्नार्ड बारूच, मैं नाम लिख देता हूं, आप देख लीजिए।
बारूच, मतलब कि इसमें जो है इनका नाम आता है। इस तरह से देखें तो इनका नाम हमको अधिक मिल रहा है। लेकिन आप एक की पॉइंट नोट करिएगा, जो जो जॉर्ज ऑरवेल है, ये भी मतलब ये बर्नार्ड बारूच और जॉर्ज ऑरवेल दोनों लोग जो है ये अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिका के निवासी थे। और वो वहाँ की दोनों राजनीतिक विज्ञान के बहुत बड़े मतलब कि इनको वेत्ता मतलब कि जागरूक माना जाता है। और इन्हीं लोगों ने जो है शीत युद्ध शब्द को पहले लाया था। शीत युद्ध क्या है इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करें तो, जब दो अंतरराष्ट्र, दो गुट या महाशक्तियों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है, जिसमें वो एक दूसरे को नीचा दिखाना, कमजोर करना और की कोशिश करें, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग कार्य करते हैं। ये युद्ध जैसी स्थिति होते हुए भी वो युद्ध नहीं कर सकते। वो लोग अप्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट वो लोग आक्रमण न करके इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से वो लोग एक दूसरे को मतलब कि नीचा दिखाने की कोशिश करना, कमजोर करना आदि सब का उपयोग ही शीत युद्ध कहलाता है। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू शीत युद्ध को जो है कहते हैं ये दिमाग का खेल है, शतरंज की तरह। शतरंज में क्या है कि हमारे जो सामने वाले को है, हमें उससे किसी शस्त्र का उसमें यूज नहीं होता है, घोड़ा चला हाथी चले इन्हीं सब का, तो ये भी एक शीत युद्ध होता है। और अगर हम अपनी भाषा में, आपकी भाषा में शीत युद्ध को बताने की कोशिश करें, मेरा मानना है, ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है, ये मेरा मानना है कि अब कई पार्टीज अपने इंडिया में क्या है, कई पार्टीज, बीजेपी है, कांग्रेस है, इस तरह से करके कई पार्टियां हैं। तो इस समय क्या है कि जब इलेक्शन चलता है तो वो भी हमको लगता है कि एक शीत युद्ध है। देखिए ऐसा कहीं लिखा नहीं, ये हम अपने तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी हमको लगता है शीत युद्ध क्या है कि उसमें भी ना कोई शस्त्र चलता है ना कोई प्रचार, खाली लोग क्या है कि अपने आप को बताने की, अच्छाइयाँ बताने में, अगर बीजेपी अपनी अच्छाई बताती है तो कांग्रेस भी कहती है कि हाँ उसमें कमी निकालती है, खोटे करती है, ऐसा शीत युद्ध में माना जाता है। तो अब आइए हम लोग ज़्यादा समय को ना करते हुए इससे परिचित हो जाए कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो पहले चीज तो हम आज आपको बता दें कि हमें जो एनसीईआरटी के अध्याय 1 में जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, उन सब से हमको परिचित होना है, क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। तो नंबर 1 पे बता दें आपको, पहला इसका जो टॉपिक है वो है क्यूबा। वो जो ज्यादा समझदारी करने लगते हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट, ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा वो है। इसको तो देखा जाता है तो माना जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। दूसरा इसी में टॉपिक है कि आखिर शीत युद्ध क्या है। इसका हम पूरे विस्तार से आज आपको बताएंगे, शीत युद्ध क्या है। ये मत सोचिएगा कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों नहीं लगाए, क्योंकि एक हेडलाइन है, एक टॉपिक है। तीसरा हमारा इसी में हमको पढ़ना है, 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। आरंभ, इसी में हमको चौथा भी एक टॉपिक है, साथियों चौथा जो टॉपिक है वो है क्यूबा का मिसाइल संकट का आरंभ। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट हमको शीत युद्ध पहले है,
अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से हमको किसको सबसे पहले समझना है। तो इसमें जो है तीसरा टॉपिक जो हमारा वो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ है, और उसके बाद चौथा टॉपिक हमारा शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध का दायरा, दायरे या दायरे, दायरे। पांचवा इसी में हमारा एक टॉपिक बहुत खास है, दो ध्रुवीय विश्व को चुनौती। मतलब दो ध्रुवीय विश्व की चुनौती का मतलब है कि वो जो उस समय गुट निरपेक्ष वाला आंदोलन चला था, इसके महान मतलब कि संस्थापक या कहा जाए सबसे पहला जिन्होंने किया था वो तो जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्षता, निरपेक्षता। इसी में छठा टॉपिक है हमारे 9 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, सॉरी अंतरराष्ट्रीय लिखना ही भूल गए, इधर सारा हिसाब हो गया। बे बाबा सूख जाए यार, तो किया। अंतरराष्ट्रीय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साथी, इसका कनेक्शन समझ लीजिए गुट निरपेक्षता से है। ये मार्कर नहीं चल रहा, हम लोग इसका यूज करेंगे बगला मार्कर। 9 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। और अंतिम टॉपिक इसी में है 7वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है कई प्रश्न हमने देखा है कि एग्जाम से पूछा है, भारत और शीत युद्ध। अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है इसे अपने कॉपी में नोट करिए, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के क्लास 12 के सिविक्स के सेक्शन 1 मतलब समकालीन विश्व की राजनीति की जो किताब है उसमें खाली हमें इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में बताया गया है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं समझ में आती कि इतने टॉपिक पढ़ लेने से हमको शीत युद्ध के बारे में पता चल जाएगा। अब हमारे हिसाब से तो देखा जाए कि शीत युद्ध जो है दो ध्रुवीय देशों मतलब कि दो बड़ी महाशक्ति गुटों के मध्य हुआ था, मध्य के बीच का ये भेद बताया गया शीत युद्ध। अभी हम आपको बता दें, आप पहले एक काम करिए कि आप इसे जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि हमको खाली और आप मिला लीजिए कि हमारा कोई भी ऐसा टॉपिक तो नहीं कि जो हमने नहीं लिखवाया वो अभी भी हमारे उसमें लेसन में है। अगर ऐसा तो मुझे जहाँ लग रहा है 100% नहीं तो 99% आई एम श्योर एक भी सब मतलब टॉपिक नहीं छूटा है, मैंने सब आपको नोट करा दिया है। तो साथियों सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें पढ़ना यही सब है। अब मेरा प्रश्न क्या है कि अब देखिए, अब हम आपको जिस तरह से बताएंगे ये सब अगर आपको मैं समझाऊंगा है ही,
और अपने तरीके से बताएंगे, कोई वो नहीं है, आपका कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोटी ज्ञान बड़ी जानकारी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बड़ी जानकारी का मतलब कि आप छोटी ज्ञान का यही टारगेट है कि आपको हर की पॉइंट समझ में आनी चाहिए। तो ज्यादा समय को ना बर्बाद के बताएं, मेरा मानना है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि दो महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध जैसी स्थिति हो गई। और दूसरा है कि आखिर ये यूएसए है क्या। तीसरा मेरा इसी में एक और प्रश्न बनता है कि यूएसएसआर क्या है। हमने तो भाई कभी नहीं पढ़ा था यूएसएसआर के, हाँ सुने बहुत थे कि यूएसएसआर एक थी, यूएसए है, क्या है इसके बारे में जानना है। और इसी में मेरा अगला भी एक और प्रश्न आता है, और नहीं मतलब कई प्रश्न हैं, लेकिन हम आपको कुछ उसके बारे में बताएंगे, उन सब के बारे में हम इसी में चर्चा करेंगे। मेरा एक और प्रश्न है कि शीत युद्ध के समय कितने संगठन बने। कई संगठन बने थे, कौन कौन से संगठन थे, क्या उनका क्या काम था। इसी में मेरा एक और भी प्रश्न आता है साथियों कि शीत युद्ध इसके टाइम में ही मतलब कि भारत पर क्या, दोनों महाशक्तियों का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। शीत युद्ध इसके समय में दोनों महाशक्तियों के बीच कितने मुद्दे उठे थे। ये सब जो मैं प्रश्न बोल रहा है, आप चाहे तो उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। हालांकि इन सब पे चर्चा हम लोग करेंगे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और मैं बोल रहा हूँ तो मैं नहीं छोड़ सकता, बोलूँ भी और करूँ ना तो ये मेरे उसमें नहीं आता, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। मेरा अगला इसी में एक और भी प्रश्न है कि शीत युद्ध, आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सुना होगा, यूएनओ, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ी संगठन है जिसके अंतर्गत WHO भी आता है, वर्ल्ड बैंक भी आता है। मतलब ये कि इसका क्या, ये इसने दोनों महाशक्तियों के बीच के मैटर को नहीं सुलझा सकता था इसने। और यूएनओ जो है वो बड़े बड़ी मतलब कि देशों की, दो देशों के मध्य अगर कुछ हो जाता है तो उसको सॉल्व करता है। जवाहरलाल नेहरू यूएनओ के बहुत बड़े वो थे, उनको बहुत बड़ा मतलब कि उनको विश्वास था यूएनओ पे कि हमारी अभी हम यूएनओ की जब एक है संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठन अध्याय 6 में इसकी बात है। इस जब हम उस टॉपिक मतलब उस लेसन को बताएंगे तब हम यूएनओ की चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि यूएनओ ने इनके उसमें क्यों कुछ नहीं किया, क्या कारण था कि यूएनओ एकदम चुप्पी मार के बैठा था, कुछ क्यों नहीं किया। यूएनओ के ना बोलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इन सब की भी चर्चा करेंगे। और मेरा दूसरा प्रश्न और भी इसी में बनता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि शीत युद्ध दो देशों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति बना दी। और मेरा लास्ट प्रश्न इसी में है कि नहीं, लास्ट नहीं है, एक और है कि शीत युद्ध का विश्व पटल पे क्या प्रभाव पड़ा। मेरे टेक्निकल मतलब कि इसमें जो मैं शब्द बोल रहा हूँ टेक्निकल है, और यही राजनीति विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेरा अगला एक और अंतिम प्रश्न है मतलब इसमें कि इसका परिणाम क्या निकला, इतना हुआ परिणाम क्या निकला। तो आइए बताते हैं, पहले मैं आपको शीत युद्ध के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट और बता दें। शीत युद्ध का मतलब होता है ठंडा युद्ध। अब ठंडा युद्ध का ये मतलब नहीं है कि कश्मीर में हो रहा है तो वह ठंडा है, और अगर भुवनेश्वर में हो रहा है, सॉरी तमिलनाडु में हो रहा है तो गर्म है, ऐसा नहीं है। शीत युद्ध वो युद्ध नहीं, शीत युद्ध ठंडा युद्ध का मतलब बिना शस्त्र अस्त्र का युद्ध। इसमें आपके एनसीईआरटी के उसमें एक और भी शब्द आता है अवरोध युद्ध या अवरोध युद्ध, उसको अवरोध भी अवरोध भी कहा जाता है, दोनों मतलब प्रोवैक्सी वार। इसका मतलब होता है कि ऐसा युद्ध जिसमें मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, ठीक, एक हम है एक हमारे साथ में, एक मान लीजिए ए है एक बी। ए के पास भी बहुत सारे हथियार है बी से लड़ने के लिए, बी के पास भी बहुत सारे हथियार है। अब ए और बीच में जो है दोनों में तानातानी में लगी है, तो ए वाला जो है बी को मतलब बी के सारे हथियार जब्त कर लेता। अगर बी एक ने बी के सारे हथियार जब्त कर लिए, उसके बाद भी बी के पास इतना पावर, इतनी हथियार है कि वो ए को टक्कर दे सकता है, तो उसे कहते हैं प्रोवैक्सी वार। इसी तरह से शीत युद्ध का मतलब ठंडा युद्ध है। तो अब आज जो है
ये जो दूसरा वाला है ना, शीत युद्ध क्या है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। इस विषय में हम इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर अगला है, फिर हम लोग दो दो करके करके से तीन पार्ट में खत्म कर देंगे। चौथे पार्ट में अगर हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि तीन ही पार्ट में खत्म, चौथा तीन के लास्ट में या चौथे पार्ट में हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस करा करेंगे, देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस हमारे इसके बनते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध को हमको समझना है कि आखिर शीत युद्ध क्या है। देखिए साथियों, अब अभी हमें सबसे पहले हम लोग जान लें कि यूएसएसआर और यूएसए है क्या, क्योंकि यही दो ऐसे की पॉइंट्स हैं जो मतलब यही दो ऐसे महाशक्तियां हैं जिनके मध्य शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी थी। तो ये क्या है, इसको समझने के देखिए सबसे पहले यूएसए के बारे में जानते हैं और अभी हम क्यूबा के बारे में भी आपको कुछ बताएंगे। यूएसए एक देश है जो कि उत्तरी अमेरिका मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो ये अमेरिका है पूरा, ये बहुत मतलब एक अमेरिका देश है जिसके अंदर कई अमेरिका जगह है जिसमें कई सारे देश आते हैं। और यूएसए जो है उत्तरी गोलार्ध में एक देश है। वहाँ इस यूएसए में ही हमारा जो है, अभी हम आपको बताते हैं कि यूएसए के अंदर से मतलब कि यूएसए के साथ सपोर्ट में कौन कौन से देश, इसमें जो है टोटल 25 से 30 देश माने जाते हैं। हालांकि हमको कई लोगों ने कहा 25 है, कई लोगों ने कहा 30 देश आते हैं। हाल मैंने अभी पूरे पे तो परीक्षण नहीं किया, लेकिन इस चैप्टर के कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेन मैं करूँगा कि टोटली कितने देश है। इसमें जो है हम 25 को समर्थन देते हैं, 25 देश आते हैं। कौन कौन से, जैसे 25 देश में जैसे यूएसए में बहुत से देश आ गए, आपका यूरोप के भी कई देश आते हैं, फ्रांस ये भी यूएसए में है, कनाडा यूएसए में आ गया है, ब्रिटेन यूएसए में आ गया। और दूसरा है यूएसएसआर। यूएसए का पूरा नाम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लिश में देखें तो यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूएसएसआर में देखिए 15 देश आते हैं। 15 देशों का ये एक समूह है जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं। अगर हम यूएसएसआर को हिंदी में जो कहा है सोवियत संघ के नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। यूएसएसआर में 15 देश आते हैं। सबसे बड़ा देश इसमें रूस है, जहाँ पे अभी हम रूस के बारे में आपको उसी चित्र में बताएंगे, यूएसएसआर के बारे में। आप यूएसए को समझिए, यही दो ऐसी महाशक्तियाँ थी। इन दोनों के पास, यूएसएसआर के पास इतना पावर था कि वो अमेरिका को टक्कर दे सके, और अमेरिका के पास इतना पावर और इतनी शक्तियाँ थी कि यूएसएसआर को टक्कर दे सके। अभी आपको इसमें चर्चा में मैं बताता हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग शीत युद्ध की चर्चा शुरू कर रहे हैं। यही खाली 7 पॉइंट हमको इस अध्याय में समझना और पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, आपको एक और हम की पॉइंट बताना भूल चाहे तो ये जो क्यूबा लिखा है ना, मैंने बोला ना ये क्यूबा जो था, क्यूबा जो है ये आपसे मैं पूछो, अच्छा बताइए पहले चीज तो अमेरिका की राजधानी क्या है? आप कहोगे वाशिंगटन डीसी। हम भी मानते हैं भाई वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अच्छा ये बताइए कि वाशिंगटन डीसी जो है, इसमें जो डीसी आता है इसका पूरा नाम क्या का है, इसका फुल फॉर्म क्या है? मैं बता रहा हूँ, आप सर्च करके बताओ, कमेंट जरूर करना नीचे। इसका पूरा नाम जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नाम से संबोधित किया जाता है। और आपको एक की पॉइंट और बता दें इसकी, कि जो क्यूबा है ना, ये उत्तरी गोलार्ध अमेरिका, उत्तरी गोलार्ध अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध अमेरिका के मध्य बीच का, आपके किताब में मतलब कि समकालीन विश्व की राजनीति जो एनसीईआरटी की किताब है उसके अंतिम में मानचित्र दिया है, विश्व की मानचित्र है। आप उसमें देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य मतलब कि बीच में एक देश है जिसे क्यूबा। अब क्यूबा का प्रश्न ये बनता है कि क्यूबा किस महाद्वीप में आता है?
उत्तरी महाद्वीप में कि दक्षिणी गोलार्ध महाद्वीप, किस महाद्वीप? साथियों क्यूबा जो है वो किसी महाद्वीप में नहीं आता। क्यूबा जो है वो प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय का मतलब कि ऐसा देश जिसके 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हो, वह प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। ऐसा देश मतलब जो कि तीन तरफ जो है उसके जली जल हो, समुद्र से घिरा है, और एक भाग जो है उसका भूभाग है, वो प्रायद्वीपीय देश। अब जैसे हम क्यूबा को तो हमने बता दिया, अब आप बताइए भारत प्रायद्वीपीय देश है क्या? भारत द्वीप है, महाद्वीप है कि प्रायद्वीपीय देश है? महाद्वीप तो भाई साथी है, तुम साथी सुने। भारत प्रायद्वीप है। भारत कैसे प्रायद्वीप है? क्यों कि उसके जो किनारे किनारे हैं ना, ये ऐसे, ये इधर भी पूरा समुद्र 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 इधर। अब आप तीनों तरफ से 3 समुद्रों से घिरा है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और इधर अरब सागर। हमारा ये जो है पूरा घिरा हुआ है, इसलिए भारत जो हमारा प्रायद्वीपीय देश है। वीडियो लंबी होती जा रही है, आप वीडियो को एक काम करिए, पॉज करिए, चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, नाश्ता करिए खतरनाक तरीके से, और फिर आइए हमसे बात करिए आप। तो अब शीत युद्ध को देखिए साथियों, मैंने शीत युद्ध को समझने के कई चीज़ें निकाली, मतलब उसको समझने के लिए मैंने कई सारी चीज़ें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा की पॉइंट। देखिए शीत युद्ध जो है कहा जाता है कि 1945 से कहा जाता है, नहीं माना जाता है भी, ये बात सही भी है कि 1945 से 1992 तक के बीच का जो विश्व का दौर था उसे शीत युद्ध कहा गया, शीत युद्ध का दौर कहा गया। 1945 से 1992 तक के बीच का जो विश्व का दौर था उसे शीत युद्ध का दौर कहा गया। यही हमारा प्रश्न है, अरे हमारा पाठ है शीत युद्ध का दौर। और दूसरी चीज बता दें कि देखिए 1945 से ऐसा इतने दोनों महाशक्ति इतनी बड़ी तो पागल थी नहीं कि उससे पहले मतलब 1944 की 31 दिसंबर तक जो है आओ भाई भाई बहन की तरह रहे, मतलब भाई भाई की तरह रहे, और जहाँ 1 जनवरी 1945 आया भाई शीत युद्ध का दौर, दोनों में मतलब कितना नहीं हो गया। बारिश, आपको एक एग्जांपल दे कि जिस तरह से बारिश होने वाला रहता है उससे पहले उसकी स्थिति बनती है, बादल आ जाते हैं, हवाएं चलने लगती हैं, बिजली तड़कने लगता है, तब हम लोग कहते हैं भाई बारिश होने वाली है, बारिश आ रही है। उसी तरह से शीत युद्ध का जो दौर है इसे भी अब कैसे भाई बहुत पहले की स्थिति से थी, क्या शीत युद्ध होने वाला है। अभी हमने आपको यूएसएसआर के बारे में नहीं बताया, उसके बारे में बताया। तो देखिए अब क्या है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध, शीती युद्ध हो गया, गड़बड़ा गया तो हमारी भाई साथियों इंग्लिश बड़ी कम, अरे हिंदी बड़ी जो है ना, हिंदी में जो बहुत मात खाते हैं। हालांकि मेरी हिंदी में सुधार कर रहे हैं, मुझे आशा में पूर्ण विश्वास है कि सुधर भी जाएगा। इसी से लिखते चलिए, एक ही से। शीत युद्ध क्या है? इसमें देखिए हमने जो है बहुत से की पॉइंट्स नोट किए कि आखिर शीत युद्ध क्यों हुआ, शीत युद्ध का उदय हुआ ही क्यों। इसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट जो निकाला मेरे इसमें, वो हमको पता चला कि 19 रूस में साम्यवादी क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस में साम्यवादी क्रांति। अगला इसी में हमको एक और, फिर जब आगे चले साथी है, जो रूस में साम्यवादी क्रांति है ना, अभी इसी में जो हमको यूएसएसआर के बारे में भी हमें इसी में पता चलेगा। जर्मनी के विरोध में, जर्मनी के
विरोध, जर्मनी के विरोध नहीं, विरुद्ध। विरुद्ध द्वितीय मोर्चा, द्वितीय मोर्चा, मोर्चा। इसमें जो है जर्मनी के विरुद्ध द्वितीय मोर्चा, ये भी जो है शीत युद्ध के उदय का एक रीजन माना जाता है। कैसे माना जाता है इसके बारे में भी हम अभी आपको बताते हैं। अमेरिका, अगला है अमेरिका। अमेरिका का नहीं, अमेरिका द्वारा, अमेरिका द्वारा परमाणु बम आविष्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, अमेरिका का परमाणु बम आविष्कार। आपके किताब में एक पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी की, मैंने देखा कि अमेरिका ने 1900 द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के लिए अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए थे, जिसको कोड में जाना जाता है लिटिल बॉय फैट मैन नाम था उन दोनों परमाणु बमों का। तो उस जो परमाणु बम आविष्कार करते थे तो उसे जो है अमेरिका द्वारा बनाया गया, तो उसका भी एक महत्वपूर्ण वो है। अगला है पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ। पूर्वी यूरोप में सोवियत सैन्य या सैनिक, कुछ भी ले सकते हैं हम। और इसी में पांचवा जो है, एक और है इसमें पांचवा, जिसे फुल्टन का भाषण, नहीं चर्चिल का फुल्टन भाषण, चर्चिल का फुल्टन भाषण। ये 5 की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 5 को मैंने देखा। अब हम आपको पहले बता दें कि रूस में साम्यवादी क्रांति, जर्मनी के विरुद्ध द्वितीय मोर्चा, अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार, पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं सैनिक, चर्चिल का फुल्टन भाषण। साथियों, इन्हीं सब को हमें समझना है कि आखिर मतलब कि इन्हीं सब से ये शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ, यही सब रीजन है। और यदि आपने इन सब को समझ लिया और इस मेरे बताए मतलब कि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी खाली आपने 5 पॉइंट नोट कर दिए, पेपर्स में लिख दिए, तो 100% हम इसकी गारंटी लेते कि आपको अगर 10 नंबर का प्रश्न है तो 10 में 10 मिलेगी। तो साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो को हम लोग मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँ, क्योंकि हमसे लोग मना कर रहे हैं कि आपकी वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो रही है, बच्चे अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में समझेंगे कि इसका शीत युद्ध क्या है। उसके बाद हम लोग इसको 2 से 3 पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द इसे ख़त्म कर देंगे। तो हम आज इस वीडियो को आप जान लीजिए कि शीत युद्ध क्या है, कैसे मैंने सबको बताया। अब हम बताएंगे शीत युद्ध क्या है, तो उसको समझने के लिए हमें ये सब के बारे में जानना जरूरी है। तब तक आप एक काम करिए, हमारे अगले वीडियो तक आप इसको जो है अपने अनुसार अध्ययन करिए, मतलब इस पर थोड़ा जानकारी इकट्ठा करिए। अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हूँ ही देने के लिए आपको। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।